हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है डूरंड रेखा के द्वारा, मैकमोहन रेखा के द्वारा, मैग्नीनॉट रेखा के द्वारा या दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। बताइए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा गया है कि कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह रेड क्लिफ हो जाएगा। कौन सी रेखा हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। यहां पर दोस्तों 3 और रेखाएं दी गई हैं, आइए इन पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों बात की जाए यदि मैकमोहन रेखा की, दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है, इस बात को याद रखिएगा। वहीं मैग्नीटॉट रेखा की बात की जाए, मैग्नीटॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। किसके बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है। दोस्तों जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और हाल ही में यहाँ पर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए थे, उनका दोस्तों जो मैस्कोट था वह था फ्रीजी। क्या था दोस्तों? फ्रीजी, जो वहां की टोपी थी वह उसका मैस्कोट था। ये दोस्तों करंट अफेयर की भी कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। अब आती है दोस्तों डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य है? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। किसके दोस्तों? भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, यह बात याद रखिएगा। दोस्तों एक रेखा और नोट कर लीजिए, ओडरनीस रेखा। कौन सी रेखा? ओडरनीस रेखा। ओडरनीस रेखा ये किसके किसके बीच है? तो दोस्तों ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच। किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनती है वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा बनाता है या सीमा को टच करता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए। तो दोस्तों सब सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, इस बात को याद रखिएगा। ये दोस्तों 8 राज्यों और 1 यूटी से सीमा बनाता है। यूटी कौन सी है? दिल्ली है। कौन सी है? दिल्ली है। 8 राज्य कौन कौन से हो गए? तो आइए नोट कर लीजिए। पहला राज्य हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया? इसको सीजी लिख देता हूं, छत्तीसगढ़। दूसरा हो गया दोस्तों, दूसरा राज्य हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी। तीसरा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। चौथा राज्य कौन सा हो गया दोस्तों? हरियाणा हो गया। पांचवा राज्य कौन सा हो गया? पांचवा हो गया हिमाचल प्रदेश। वहीं दोस्तों 6वें राज्य की बात की जाए तो वह उत्तराखंड हो गया। 7वां राज्य कौन सा हो गया? बिहार हो गया। कौन सा हो गया? बिहार हो गया। वहीं 7वां राज्य कौन सा हो गया? माफ करिएगा, 8वां राज्य कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। कौन सा हो गया? झारखंड हो गया। वहीं यूटी कौन सी हो गई? दिल्ली। तो दोस्तों कुल मिलाकर 8 राज्यों से सीमा बनाने वाला, माफ करिए 8 राज्यों और 1 यूटी से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सारनाथ स्थित है, केरल में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताइए। जो सारनाथ है यह कहां स्थित है? दोस्तों सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों इस स्थान पर जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में अपना पहला जो उपदेश था वह किसने दिया था? गौतम बुद्ध जी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? गौतम बुद्ध जी ने
अपना पहला उपदेश दिया था। इसको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? बताइए दोस्तों। जो सिक्किम है इसकी रेखा भारत का जो सिक्किम है इसकी रेखा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। इस बात को आप याद रखिएगा दोस्तों। सिक्किम दोस्तों पहले भारत का हिस्सा नहीं था, फिर दोस्तों इसको भारत में शामिल किया गया। कब किया गया? किस संविधान संशोधन से किया गया? तो दोस्तों बताइए किस संविधान संशोधन से किया गया सिक्किम को भारत में शामिल? तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन था, जो 1975 में हुआ, जिसके द्वारा दोस्तों सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया और यह भारत का 22वां राज्य था। कौन सा नंबर का राज्य था? 22वां राज्य था। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? कौन सी पर्वत चोटी दोस्तों? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है यह राजस्थान में स्थित है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या दोस्तों महाराष्ट्र में? दोस्तों गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है यह अरावली पर्वत श्रृंखला की, किसकी दोस्तों? अरावली जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, उसकी दोस्तों सर्वोच्च चोटी है। कौन सी चोटी? सर्वोच्च चोटी। कैसी चोटी है? सर्वोच्च, यानी सबसे ऊंची चोटी है। इसको दोस्तों माउंट आबू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट आबू के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दोस्तों यह 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। यह दोस्तों अत्यधिक प्राचीन व अवशिष्ट पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली जो पर्वतमाला है दोस्तों अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से इसको जाना जाता है। यह दोस्तों गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। कहां से? यह अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। यह बात भी आप लोग नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह राजस्थान हो जाएगा। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है यह राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। यह बात भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। दोस्तों जो तमिलनाडु का समुद्र तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? यह पूछा गया है। सिरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? बताइए। दोस्तों कोंकण तट और मालाबार तट ये पश्चिमी घाट के तट हैं। किस घाट के तट हैं? पश्चिमी घाट के तट हैं। जबकि दोस्तों जो कोरोमंडल तट है यह दोस्तों पूर्वी घाट का है। किसका है दोस्तों? पूर्वी भाग का है या पूर्वी तटीय क्षेत्र का तट है। इस बात को आप नोट करिएगा। और दोस्तों जो तमिलनाडु का समुद्र तट है उसको कोरोमंडल के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। किससे बारिश होती है? लौटते हुए मानसून से बारिश कहां होती है यदि आपसे पूछ ले तो कोरोमंडल तट पर होती है। मालाबार तट दोस्तों केरल का है। किसका है? केरल का तट है मालाबार तट। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा दोस्तों अच्छा है, यानी दोस्तों एक कहें तो हाई लेवल की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे ऊपर का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में नहीं पूछेगा, ये बात आप जान लीजिए। दोस्तों भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? दोस्तों अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। कन्याकुमारी, नागरकोइल, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विजयपुरम कर दिया गया। श्री विजयपुरम कर दिया गया। यह बात
भी याद रखिएगा दोस्तों। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा दोस्तों। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जहां मिलते हैं वह स्थान कन्याकुमारी है। कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी है, यह बात आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, विवेकानंद जी और आत्माराम पांडुरंग। बताइए किसने किसकी स्थापना की, यह पूछा गया है। सीधा सा मैं आपको बताऊं तो बताइए। आपको सुमेलित करना है। दोस्तों राजा राम मोहन राय, इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी की? आत्मीय सभा की स्थापना की। और कब की दोस्तों? 1815 से 1819 के बीच की। इसका दोस्तों सन आपसे नहीं पूछेगा, याद रखिएगा दोस्तों। देवेंद्र नाथ टैगोर जी, इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की? इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, यह बात आप याद रखिएगा दोस्तों। विवेकानंद स्वामी जी, दोस्तों विवेकानंद स्वामी जी ने प्रार्थना सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? प्रार्थना सभा की। वहीं आत्माराम पांडुरंग जी ने क्या स्थापित किया? इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया। तो दोस्तों पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ये रहा दोस्तों पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया, राम मोहन राय ने किया, राधाकांत देव ने किया या द्वारका नाथ टैगोर ने किया? बताइए। तो दोस्तों तत्वबोधिनी जो सभा है, इसकी जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के बाद होती है। किसकी मृत्यु के बाद? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के बाद होती है। राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की। इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इन्हें दोस्तों भारत का नवजागरण का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों इनकी मृत्यु कब होती है? 1833 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है दोस्तों? 1833 ईस्वी में इनकी कहाँ मृत्यु हो जाती है? इंग्लैंड में हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1839 में की जाती है। और क्यों की जाती है? इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, राजा राम मोहन राय जी के विचारों एवं आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। और तत्वबोधिनी नामक एक पत्रिका भी चलाई जाती है। इसी नाम की दोस्तों एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है। और यह काम करने वाले कौन होते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर जी होते हैं। कौन होते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर जी होते हैं। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों। मैं दोस्तों सभी आपको पढ़ा चुका हूं पिछले प्रैक्टिस सेटों में। अब आपको यहां पर बताना है कौन सा गलत है। दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी ब्लावटास्की ने की थी। ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ही की थी। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम दोस्तों HP ब्लावटास्की था। और दोस्तों इनके साथ हेनरी स्टील आलकाट थे, जो जिन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना मिलकर की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में। प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, ये बिल्कुल सही बात है। इनके साथ साथ दोस्तों गोविंद रानाडे जी भी थे, यह बात भी याद रखिएगा। गोविंद रानाडे जी भी थे। और 1867 में, कब दोस्तों? 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी करते हैं और 1897 में करते हैं। कब करते हैं? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो था, इसका जो
उद्देश्य था वह क्या था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिछले क्वेश्चनों में, पिछले प्रैक्टिस सेटों में आपको बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों आर्य सभा जो है इसकी स्थापना केशव चंद्र जी नहीं करते, बल्कि कौन करते हैं, इसकी स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी होते हैं। और 1875 में इसकी स्थापना होती है। करने वाले कौन होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसकी स्थापना करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसमें पूछा है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था। बताइए दोस्तों, जो वहाबी आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र कौन सा था। लाहौर था, पटना था, अमृतसर था या पुणे था। बताइए दोस्तों, जो वहाबी आंदोलन है यह दोस्तों ये 19वीं सदी में होने वाला आंदोलन था। और दोस्तों 1821 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1821 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था इस्लाम का शुद्धिकरण। क्या दोस्तों, इस्लाम धर्म का शुद्धिकरण इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था वहाबी आंदोलन का। और दोस्तों इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वह पटना माना जाता है। पटना कहाँ है दोस्तों, बिहार में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों यहां पर वेदांत सोसाइटी पूछा है, आपने वेदांत कॉलेज भी सुना होगा। क्या सुना होगा, वेदांत कॉलेज। तो दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। दोस्तों इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी, अकबर तृतीय ने दी थी कि दोस्तों द्वितीय ने दी थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकबर ने दी थी, ये बात याद रखिएगा। दोस्तों वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद इस बात को याद रखिएगा। वहीं तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ जी ने की थी। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। सर सैयद अहमद ने, एस खुदा बख्श ने, बरुद्दीन तैयब ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने। बताइए पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों जो अहमदिया आंदोलन था इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको प्रारंभ करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था दोस्तों, वह क्या था, मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाना। क्या था दोस्तों, मुस्लिम समाज और धर्म में सुधार लाना। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद साहब थे। कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद साहब थे। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पे। एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता, पंडित रमाबाई या दोस्तों सरोजनी नायडू जी। बताइए बताइए दोस्तों, एनी बेसेंट यहाँ नाम आया है। ये दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या थी दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। वहीं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वह सरोजनी नायडू थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 में की थी। वहीं दोस्तों 1875 में ही आर्य महिला समाज की जो स्थापना है जो महाराष्ट्र में हुई थी, कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। और इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई जी ने की थी। किसने की थी, पंडित रमाबाई जी ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों, विधवा गृह की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने, देवेंद्र टैगोर ने या दोस्तों वीरेश लिंगम ने। बताइए किसने की थी। दोस्तों विधवा गृह जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे,
दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले थे प्रोफेसर डी.के. कर्वे साहब। कौन थे? प्रोफेसर डी.के. कर्वे साहब। और इन्होंने इसकी स्थापना 1899 में की थी। कब की थी? 1899 में इसकी स्थापना की थी। यह बात आप लोग याद रखिएगा। 1899 में कहां पर? पूना पर। कहां पर दोस्तों? पूना पर इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। दोस्तों ब्रह्मा के मेले और दोस्तों पशुओं के मेले के लिए जो प्रसिद्ध है, क्या वह पुष्कर है? बताइए। पुष्कर है, सोनपुर है, सूरजकुंड है या उज्जैन है? तो इसका सही आंसर पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ दोस्तों? अजमेर के पास है। कहाँ है? अजमेर के पास है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में? बताइए। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों उड़ीसा के पुरी में है। कहां पर है? उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ एवं वैष्णो देवी स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? बताइए। पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ और माता वैष्णो देवी कहां स्थित हैं? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दोस्तों इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदुओं से या इनमें से सभी से? बताइए। एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत जो मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन? एलोरा की जो गुफाएं हैं वह दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह बात भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एलोरा की गुफाएं बौद्धों से, जैनों से और हिंदुओं सभी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में स्थित है, मदुरई में स्थित है, रामेश्वरम में स्थित है या चिदम्बरम में स्थित है? बताइए। दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण है वह चोल वंश ने करवाया था। चोल वंश ने। किसने दोस्तों? चोल वंश ने करवाया था। और चोल वंश में किसने करवाया था? यहाँ के जो चोल वंश के शासक थे उनका क्या नाम था? जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था उनका नाम था राजराज प्रथम। क्या नाम था? राजराज प्रथम। इन्होंने ही दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह दोस्तों कहाँ स्थित है? यह तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजावुर में स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों जो महाबोधि मंदिर है यह भगवान बुद्ध जी से संबंधित है। किससे दोस्तों? भगवान बुद्ध जी से संबंधित है। भगवान बुद्ध जी को यहीं पर दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यह कहाँ पर है? महाबोधि मंदिर बोध गया में है। बोध गया कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो यह किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? बताइए।
यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी की प्रतिमा है। किसकी? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना की गई है गुजरात में। कहाँ की गई है? गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों नर्मदा नदी में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण है दोस्तों, वह दोस्तों गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे करवाया गया है। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है वह 182 फीट है। कितनी है? 182 फीट है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम में, तिरुपति में, मदुरई में या खजुराहो में? बताइए दोस्तों, जो मीनाक्षी मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में। और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। यह बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया सुल्तान ने? बताइए दोस्तों, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, कौन सा मंदिर? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु जी को समर्पित है, भगवान शिव जी को समर्पित है, या दोस्तों भगवान बुद्ध को समर्पित है, या जैन तीर्थंकर को समर्पित है? बताइए किसको समर्पित है? माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है वह किसको समर्पित है, यानी दोस्तों वह किसका मंदिर है, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों वह जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। किनको? जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? यहां पर दोस्तों ऑप्शन गलत है इसके। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन इसके गलत हैं। मैं दोस्तों ऑप्शन आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दोस्तों चंडीगढ़ में। कहां पर? चंडीगढ़ में। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अमृतसर। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जालंधर। और चौथा ऑप्शन है आपका दोस्तों अंबाला। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया था। और जो जलियांवाला बाग है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, शालीमार बाग और निशात बाग, कौन कौन से बाग? शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित हैं? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में या लद्दाख में? बताइए दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर में शालीमार बाग और निशात बाग स्थित हैं, यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? बताइए दोस्तों। जो हाथी गुम्फा है यह एक शिलालेख है। क्या है दोस्तों? यह एक शिलालेख है दोस्तों। इसमें 17 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 17 पंक्तियां हैं, इसलिए दोस्तों 17 पंक्तियों वाला शिलालेख भी इसको कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ओडिशा राज्य में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? बताइए दोस्तों। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश का एक रायसेन जिला है। कौन सा जिला है? रायसेन जिला, जहां पर दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। यह बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, पुष्कर झील कहां स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में? बताइए दोस्तों। यह अजमेर जिले में है। कहां है? अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिला कहां का है? राजस्थान का है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसी के निकट क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ ही बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।